कराए उस सवाल को। हैंड आउट है सबके पास। ये जो किताब में आपके पास आ रहा होगा, ये किताब में आपके पास आ रहा होगा पेज नंबर 115। पेज नंबर 159 पे आपके पास सवाल आ रहा होगा, आईसीडब्ल्यू विंटर 2017। सही है। एसएलपी इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ रेड टेल व्हिच प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 30th सितंबर ईच ईयर। तुमने स्क्रीन शेयर कर दिया। The company assembles the turbines in its UK factory for customer based in the UK and mainland Europe. Contract with its customer are agreed many years. सबके पास है हैंड आउट? सबके पास हैंड आउट है? जिसके पास नहीं वो फिलहाल किताब ले ले, फिर बाद में रिटर्न कर दीजिएगा। किसके पास नहीं है? सबके पास है हैंड आउट? उसे पीछे पास करना। Airtel assembles turbine its unit UK factory for customer based in the UK and mainland Europe. Contracts with its customer are agreed many years in advance and prices are denominated in pounds. Components for the turbines are sourced from international suppliers. Redtail negotiates fixed term, fixed price contract for the supply of components which are denominated in the supplier's local currency. The company's contract with the Hawk, its largest supplier, expired in June 2017. A new contract is being negotiated, but the company and the Hawk cannot agree on prices. The recent falls in the value of sterling makes the company's product more expensive, and the company is demanding a higher discount from the supplier to compensate for this. The company has been paying full list price for the components purchased from the Hawk since the contract expired. List prices are significantly higher than the previous contract prices. The company's management account for the period June to August shows a fall in GP margin from 23% to 18%. The company is unable to source some components supplied by Hawk from alternative. The company is purchasing smaller quantities of component from the Hawk while the new contract is negotiated. This has resulted in the stock out, which have caused a significant delay in the supply of turbines to the Tiberius. Tiberius is threatening to action a penalty clause in its contract with the company due to the सवाल की रिक्वायरमेंट है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स व्हिच गिव राइज टू एन अनसर्टेनिटी अबाउट द गोइंग कंसर्न स्टेटस। सवाल बड़ा क्लियर है। वही सीफैप की अगर मैं सवाल की बात करूं तो इवैल्यूएट दी अबाउट सिचुएशन। तो इसका मतलब है अगर वो मुझसे कह रहा है सवाल में कि आइडेंटिफाई भी करें और एक्सप्लेन भी करें फैक्टर्स व्हिच गिव राइज टू एन अनसर्टेनिटी अबाउट द गोइंग कंसर्न, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इवेंट्स और कंडीशंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसा ही है प्यारे बच्चों, ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं सवाल को देखूं और सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश करूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं वही डायग्राम बनाऊं जो कि हम डायग्राम बनाते थे। डायग्राम क्या थी हमारे पास? डायग्राम ये थी कि एक कंपनी है, उसका एक अदद भाई सप्लायर है। ऐसा ही है। अगर उसका एक अदद सप्लायर है और उसके पास एक अदद कस्टमर है, ठीक है। जो सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, मैं उसको लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली चीज, क्या कस्टमर के साथ मेरा एग्रीमेंट फिक्स्ड है, फिक्स प्राइस पे? नहीं कर रहे सर यार, क्या कर रहे हैं? सवाल घर से होमवर्क दिया हुआ है, मैं एक बार रीड कर चुका हूं और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, तो आप लोग इस तरह बैठे हुए। सप्लायर के साथ मेरा एग्रीमेंट क्या है? इट मींस में, अच्छा, और है भी किस में? है भी फॉर एग्जांपल, मैं समझाने के लिए करता हूं, सही है भी किसमें? पीकेआर में। और जो मेरा सप्लायर के साथ अरेंजमेंट है वो मेरा है यूएसडी, उसकी करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। सही है, मैं स्टर्लिंग वगैरह छोड़ देता हूं, मैं इस तरीके से लेकर चलता हूं। तो सप्लायर के साथ जो अरेंजमेंट है वो किस पे? वो यूएसडी पे। कस्टमर के साथ जो मेरा एग्रीमेंट है वो क्या है? तो मेरा बिजनेस बड़ा जबरदस्त था। मेरा बिजनेस क्या था? मेरा बिजनेस था, मैं $1 का माल खरीदता था, सही है, और $1 था उस वक्त कितने रुपए का? $100 का। और कस्टमर के साथ $150 का। मेरा बिजनेस बड़ा जबरदस्त चल रहा था। मेरी करेंसी क्या कर गई? डेप्रिशिएट कर गई। जहां मेरी करेंसी डेप्रिशिएट करना स्टार्ट करी है, यहाँ पे नहीं लग जाएंगी एक दो चेयर? एक बंदा तो यहाँ पे आके बैठ जाए यार।
यार तो जहां मेरी जब पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिशिएट करी तो इससे हुआ क्या? हाँ जी, इससे हुआ क्या? इससे डॉलर 175 रुपए पे आ गया। वो तो यही कह रहा है कि मैं आपको माल $1 का बेच रहा हूं, लेकिन मेरे पास अब जब 175 का माल मैं खरीद रहा हूं और बेचना मुझे कितने पे ही है? फिक्स प्राइस पे। तो टेक्निकली मैं कमाऊंगा कैसे? मैं तो कमा ही नहीं सकता, मेरा लॉस आ रहा होगा, सही है। और जहां मेरा लॉस आ रहा होगा तो इसका मतलब मेरा, अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं सप्लायर को कह रहा हूं, और सप्लायर से मेरा एग्रीमेंट क्या होने जा रहा है? टर्मिनेट होने जा रहा है। जहां इस सप्लायर से मेरा एग्रीमेंट टर्मिनेट होने जा रहा है, मैं भी सप्लायर से कह रहा हूं कि भाई $1 नहीं, $0.75 मुझे डिस्काउंट दो, सही है। मैं सप्लायर से कह रहा हूं मुझे डिस्काउंट दो। सप्लायर के साथ अभी निगोशिएशन चल, जब निगोशिएशन चल रही है तो इसका मतलब है अभी भी जो मैं परचेज कर रहा हूं वो कितने पे कर रहा हूं? वो $1 पे ही कर रहा हूं। और जहां मैं $1 पे परचेज कर रहा हूं प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है कि मैं महंगी चीज खरीद रहा हूं और सस्ते में, तो मैं ज्यादा नहीं कर रहा परचेस, मैं बहुत कम परचेस कर रहा हूं, मैं लो परचेस कर रहा हूं। और जहां मैं लो परचेस कर रहा हूं, इससे हो क्या रहा है कि जो मेरा कस्टमर है, जो एक लार्जेस्ट या मेजर कस्टमर है, ये मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करता हूँ। ये एक सवाल है प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या इस सवाल में सप्लायर सप्लायर है? क्या इस सवाल में सप्लायर सप्लायर है? नहीं, क्या है? इवेंट्स और कंडीशन है। ये इवेंट और कंडीशन कैसे बना? ये इवेंट और कंडीशन इसलिए बना बिकॉज, अच्छा हम सेम रखते हैं, which will adversely affect the cash flows, प्रॉफिटेबिलिटी या सही, और क्यों करेगा उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे एक चीज डिस्कस करूं, इवेंट्स और कंडीशन, तो पहला इवेंट और कंडीशन क्या है? पहला इवेंट और कंडीशन है सप्लायर के साथ मेरा एग्रीमेंट क्या हो चुका है? सप्लायर के साथ मेरा एग्रीमेंट टर्मिनेट हो चुका है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्योंकि सप्लायर के साथ अगर मेरा एग्रीमेंट टर्मिनेट हो चुका है और मैं उसके साथ अभी क्या कर रहा हूँ, मैं उसके साथ अभी कर रहा हूँ, और अगर मैं उसके साथ निगोशिएट कर रहा हूँ, सही है, और निगोशिएट किस चीज के ऊपर कर रहा हूँ? प्राइस के ऊपर निगोशिएट मैं कर रहा हूँ, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर। यहाँ तक बात समझ आती है? ये सवाल से उठा लिया मैंने प्यारे बच्चे, सवाल से उठा लिया मैंने, ये मैंने सवाल से उठा लिया ना, सवाल से कॉपी कर लिया मैंने। क्या ये इवेंट कंडीशन है? Yes, it will adversely affects the operations, profitability and cash flows of the company. मतलब आप खुद सोचे ना, मेरे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही नेगेटिव होंगे। मेरे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग नेगेटिविटी से क्या होंगे? नेगेटिव। क्यों? 170 की परचेज कर रहा हूँ, 150 रुपए की बेच रहा हूँ, तो मेरे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही, तो बिजनेस सर्वाइव ही कैसे करेगा? बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता जब उसके पास इनफ्लोज कम है और आउटफ्लोज ज्यादा है, तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इट विल एडवर्सली अफेक्ट। क्यों इन चीजों को एडवर्सली अफेक्ट करेगा? जल्दी बता दे। मैं थोड़ा सा रीजन लिख सकता हूँ कि भाई जो मेरे पास कस्टमर के साथ एग्रीमेंट है वो तो उसको चेंज नहीं कर सकता मैं। कस्टमर के साथ एग्रीमेंट्स को तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता। तो कस्टमर के साथ मेरी प्राइस, और अगर मैं महंगा परचेज करूंगा और सस्ते में बेचूंगा, तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट माय प्रॉफिटेबिलिटी एंड, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी परचेजेस एक्सपेंसिव हो रही है और मेरी सेलिंग प्राइस क्या है? फिक्स है। इट विल एडवर्सली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड। तो यहां तक बात समझ आती है? सुनिएगा मेरी बात, यहां तक क्लियर है सारे? दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है व्हाट इफ कि अगर सप्लायर के साथ निगोशिएशन नहीं होती, एग्रीमेंट तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, और सवाल में लिखा हुआ है कि कोई ऑल्टरनेटिव सप्लायर, तो अगर मेरे एग्जिस्टिंग सप्लायर के साथ निगोशिएशन नहीं हो पाती और कोई ऑल्टरनेटिव सप्लायर भी मौजूद और ये मेरा लार्जेस्ट सप्लायर है, इट विल एडवर्सली अफेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। अगर मैं सप्लायर के साथ चलता भी हूं तब भी मेरे ऑपरेशंस एडवर्सली अफेक्ट होंगे, और अगर सप्लायर के साथ नहीं चलता तब भी मेरे ऑपरेशंस एडवर्सली अफेक्ट होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है सबको? अच्छा जी, क्लियर होगा सारे यहां तक? तीसरा इवेंट और कंडीशन यहाँ पे क्या है?
कस्टमर कस्टमर दो रीजंस की वजह से मेरा इवेंट और कंडीशन है। हाँ जी, पहला मेजर कस्टमर है, और बट है मेजर कस्टमर तो क्या मसला आ रहा है, वो किस चीज को थ्रेट कर रहा है? तो अगर वो मुझे पेनल्टी लगा देगा तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट्स दी कैश फ्लोज एंड सिंपल से सेंस। लेकिन आप एक और चीज सोचें, ये कस्टमर एक और रीजन की वजह से भी एक और रीजन की वजह से भी इवेंट और कंडीशन है। बच्चों जल्दी से बताते हैं, एक और रीजन की वजह से भी इवेंट और कंडीशन है, छेती छेती। भाई कस्टमर को अगर आप माल सप्लाई नहीं करे कब तक वेट करेगा आपको? ये फौरन से आपको छोड़ देगा। और जहां ये कस्टमर आपका, और ये मेजर कस्टमर है, और जहां ये कस्टमर आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, इट विल एडवर्सली अफेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। कस्टमर आपसे माल थोड़ी खरीदेगा और आपसे ऊपर केस थोड़ी कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बस आपने एग्रीमेंट के क्लॉजेस की खिलाफ वर्जी करी है, आपने उसको माल सप्लाई नहीं करा, तो वो पेनल्टी भी इंपोज करेगा, वो कोई नया सप्लायर के साथ एग्रीमेंट करेगा और आपको छोड़ के चला जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो टेक्निकली सवाल में मेरे पास कितनी इवेंट्स और कंडीशन है? 4। अच्छा एक चीज सुनिएगा, अगर सवाल में समझने के लिए, अगर सवाल में बैंक का जिक्र होता ना, तो मैं कहता कि मेरा बैंक भी क्या बन चुका है इवेंट, और क्योंकि मेरे जीपी मार्जिन्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे कोवेनेंट्स क्या हो जाए, ब्रीच हो जाए। बैंक में डिमांड ऑल द आउटस्टैंडिंग लोन इमीडिएटली। प्लस और जब मेरे हालात इतने बुरे चल रहे हैं, जब आप 1000 बार कह चुके हैं कि एडवर्स कैश फ्लो एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद आप बैंक को क्या कर चुके हो, डिफॉल्ट कर चुके हो। और अगर आप बैंक को डिफॉल्ट कर देंगे तो बैंक आपसे सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगा। क्या यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? तो अगर इस सवाल में अगर एक लाइन लिखी हुई होती ना, क्या कि बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ नहीं बताया कोवेनेंट्स के बारे में, कुछ नहीं बताया किस चीज के बारे में कि मैंने डिफॉल्ट किया है। देखिए काश्मीर स्टील लिमिटेड में क्या लिखा हुआ था, द कंपनी हैज डिफॉल्टेड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आई कैब आपसे ये वर्ड यूज ना करें। आप 10 साल बाद अगर पेपर पूछ रहे हैं तो आपसे ये वर्ड सिर्फ एक लाइन लिख देगा। क्या लिख देगा? और अगर आप पूरे सवाल को देखते हैं, कंपनी के कैश फ्लोज के इश्यूज हैं, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के इश्यूज हैं, तो फिर आप ये एज्यूम करेंगे कि अनसर्टेनिटी है, एक इवेंट और कंडीशन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद कोवेनेंट ब्रीच हो चुका है, बैंक सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगा। प्लस एक और चीज कि जी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब मेरे कैश फ्लोज के इश्यूज है तो मैं बैंक को क्या कर सकता हूँ, डिफॉल्ट कर सकता हूँ। और अगर मैंने बैंक को डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगा। यहाँ तक बात समझ आती है? तो मैंने सवाल की ही चीजों को इवेंट्स और कंडीशन में लिखा है, मैंने सवाल से चीजों को इवेंट्स और कंडीशन लिखा, मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सी चीज किस चीज को एडवर्सली अफेक्ट करेगी और उसकी रीजन मैंने यहाँ पे आके डिफाइन कर दी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है आपके? अच्छा मेरी बात गौर से सुनिएगा, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इस सवाल की खास बात क्या थी पता है? इस सवाल की खास बात ये थी कि इस सवाल में आपके पास, सुन ले यार, इस सवाल में जो आप लोगों से गलती हुई होगी क्या होगी पता है? आपने सप्लायर को एक ही इवेंट और कंडीशन तस्वीर किया होगा, आपने कस्टमर को एक ही सप्लायर दो वजूहात की वजह से इवेंट और कंडीशन था। पहला निगोशिएशन चल रही है, और अगर निगोशिएशन मेरी एडवर्स टर्म्स में हो गई तो फिर तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी तो कैश फ्लो गई। और दूसरा, अगर सप्लायर के साथ निगोशिएशन ना हो सकी और मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव सप्लायर नहीं और यही मेरा मेन सप्लायर है, यही मेरा लार्जेस्ट सप्लायर है, तो फिर मेरे ऑपरेशंस, ये आपने इस तरीके से सप्लायर को दो इवेंट्स और कंडीशन में आइडेंटिफाई करना था। सिमिलरली कस्टमर यहाँ पे एक इवेंट और कंडीशन नहीं है, कस्टमर यहाँ पे दो वजूहात की वजह से इवेंट और कंडीशन है। पहला, कस्टमर, ये तो जो लिखा हुआ है कि कस्टमर पेनल्टी इंपोज कर देगा, तो ये तो लिखा हुआ है, बट दूसरी चीज आपने सोचनी है। क्या सोचनी है? कि एक तरफ अगर कस्टमर आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले रहा है, पेनल्टी इंपोज कर रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपसे वो स्विच कर जाए। जब स्विच कर जाए तो लॉस ऑफ अ, आप सीफैप का पर्चा देने जा रहे हैं, आप ये ना सोचे कि इतना बड़ा बड़ा लिखा होगा लॉस ऑफ अ मेजर की कस्टमर। आपने ये सवाल से इंटरप्रेट करना होगा और कॉमन से इस्तेमाल करनी होगी। भाई अगर ये हालात चल रहे हैं आपके अपने बड़े कस्टमर के साथ, तो आपका कस्टमर आपको छोड़ सकता है। कि यहाँ तक बात समझ आती है सबके बच्चों? यहाँ तक बात समझ आती है? तो मैंने इस तरीके से इस चीजों को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। क्लियर हो गया? तो ड्राफ्टिंग सेम है। सवाल से क्या उठाना है? इस सवाल में ट्रिकी पार्ट क्या था, इस सवाल में आपने थोड़ा सा सोचना था, थोड़ी सी इंटरप्रेट। सवाल में अगर आपने सप्लायर को एक ही इवेंट और कंडीशन लिखा, कस्टमर को एक ही इवेंट और कंडीशन लिखा, तो आपने पूरे मार्क्स सिक्योर नहीं किया। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जहां मैंने ये सारी चीजें लिख दी, हम सवाल को आगे बढ़ा लेते हैं। ऐसे सवाल में तो सिर्फ था इवेंट्स, और हम उसको पूरा करते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? ऑडिट
बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। प्रोसेस की हमारे पास टेक्निक क्या थी दोस्त? हाँ, पहला गोइंग कंसर्न असेसमेंट एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ, दूसरा कैश फ्लो एंड पीएनएल, तीसरा, चौथा सब्सिक्वेंट इंटरिम, पांचवा मिनट्स ऑफ दी, ये तो आपने जर्नल, और ये तो आपकी ग्रिप ऐसी होनी चाहिए कि ये आप एक मिनट पकड़ के लिख देना सही, एक मिनट सोचने में ना लिखिएगा कि इसको लिखना है कि नहीं लिखना, ये तो फौरन से आप लिख दें। अब स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या होंगे जल्दी से बता दें। सप्लायर के साथ क्या चल रही है? नेगोशिएशन। तो आप सप्लायर के साथ क्या देख लेंगे प्यारे बच्चों? करस्पॉन्डेंस। जबरदस्त जबरदस्त। उसने आपको थ्रेटन किया है किस चीज के लिए? पेनल्टी के लिए। तो आप करस्पॉन्डेंस फाइल देख सकते हैं किसके साथ? करस्पॉन्डेंस फाइल देख सकते हैं किसके साथ? कस्टमर के साथ। ये बैंक के साथ मसले हो सकते हैं तो आप करस्पॉन्डेंस देख सकते हैं किसके साथ? बैंक के साथ। ये कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होंगे और जो आप लिख रहे होंगे ना, सुनिएगा मेरी बात को, इंस्पेक्ट द करस्पॉन्डेंस फाइल विद द कस्टमर। ये तो लाइन लिख दी मैंने, पेपर में ये नहीं लिखना है बच्चों, सोचे पेपर में क्या लिखना है, इसके आगे क्या लिखना है? इसके आगे वही लिखना है जो आपने इवेंट और कंडीशन बताई थी। भाई सोचे, देखें ये क्या है, ये बैंक दो वजूहात की वजह से इवेंट और कंडीशन है। इंस्पेक्ट द करस्पॉन्डेंस फाइल विद द क्यू to check whether the bank has demanded all the payment, all the outstanding loan. बैंक में डिमांड ऑल द, तो जो इवेंट और कंडीशन था वही आपने प्रोसीजर से इवैल्यूएट करना है। आपने सप्लायर के साथ एग्रीमेंट क्यों देखना है? सप्लायर के साथ अपने एग्रीमेंट इसलिए देखना है टू असेस द नेगोशिएशन टर्म्स के जी, और टू असेस वेदर द न्यू एग्रीमेंट हैज बीन फाइनलाइज्ड और नॉट। ये चीजें लिखनी है प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है आपने, और आगे लिखना ये डॉक्यूमेंट देख क्यों रहा हूं, इवेंट्स और कंडीशन। तो इस प्रोसीजर में आपने इवेंट्स और कंडीशन को अगर आप नहीं लिखेंगे तो प्यारे बच्चों मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। कस्टमर के साथ में क्यों करस्पॉन्डेंस फाइल देखूंगा? तो असेस कि कहीं वो कस्टमर मुझे छोड़ के तो नहीं जा रहा। मैं लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करूंगा कि उसने कोई पेनल्टी वगैरह तो मेरे ऊपर इम्पोज नहीं करती। आप समझ रहे हैं? तो जो भी आप डॉक्यूमेंट या प्रोसीजर लिखे उसके आगे जो उसका रीजन होगा, देखें ये इवेंट और कंडीशन क्यों है, कोई रीजन है, कोई रीजन है। ठीक, प्रोसीजर भी क्यों है, कोई ना कोई रीजन होगा। ये रीजन आप ऑलरेडी अपने आंसर में मेंशन कर चुके हैं, आप ऑलरेडी अपने इवेंट्स और कंडीशन में मेंशन कर चुके हैं, वहां से उस चीज को आपने वापस से प्रोसीजर, तभी तो आपके इवेंट और कंडीशन और आपके प्रोसीजर आपस में क्या होंगे प्यारे बच्चों? अलाइंड होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है आपके? तो मैंने इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है। सही, सिर्फ इतना ना, इंस्पेक्ट दी करस्पॉन्डेंस फाइल विद द बैंक, मिल जाएंगे अच्छे मार्क्स। लेकिन असल प्रोसीजर क्या होगा? इंस्पेक्ट दी करस्पॉन्डेंस फाइल विद द बैंक टू असेस वेदर the bank has demanded all the loan. सही, inspect the correspondence file with the supplier to assess the negotiation terms, to assess whether the agreement had been funded, whether the discount has been provided by the supplier. ये वर्ड्स आपने लिखने होंगे प्यारे बच्चों, ये वही है जो इवेंट और कंडीशन में लिखे। समझ आ रही है? और जब मैं इस तरीके से आंसर मेंशन करूंगा तो मैं एक अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकूंगा। क्लियर है प्यारे बच्चों सारे? यहाँ पे डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? जल्दी। हाँ जी, हैंडआउट नहीं है, पेज नंबर 159। Assuming SLP concludes there is an uncertainty about the going concern status of the company, explain the implication for the auditor's report on the financial statement of the company for the year ending 30 September 2017 if the director makes appropriate material uncertainty exist करती है और डायरेक्टर्स ने उसको adequately disclosed कर दिया है, तो मेरी ओपिनियन क्या होगी? मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और अगर मैनेजमेंट इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड
नहीं करती। तो ये IS1 की खिलाफ वर्जी कर रही है, और जहां ये IS1 की खिलाफ वर्जी कर रही है तो FS-IFRS के हिसाब से, जब FS-IFRS के हिसाब से नहीं है तो मैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता। मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, और मॉडिफाइड ओपिनियन कुड बी द क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। क्या यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? ये मेरे पास हो गई रिपोर्टिंग। तो सवाल में 2 रिक्वायरमेंट थी, हमने 3 करी। सवाल में कितनी रिक्वायरमेंट थी? 2, हमने कितनी करी? 3। सवाल की चौथी रिक्वायरमेंट लेकर जल्दी, छेती छेती। ड्राफ्ट material uncertainty relating to going concern section in an audit report. Draft material uncertainty relating to going concern section included in the auditor's report. वो कर लिया, कुछ ICW के सवाल कर लिया। आज की क्लास में हमने क्या करना है, टारगेट क्या है हमारा? हमने MSA का सवाल करना है। MSA एक बड़ा जबरदस्त सवाल आया है किस चीज का? गोइंग कंसर्न का। हमने वो करना है, प्लस वो एरियाज जो अभी तक ICAP ने आपसे नहीं पूछे हैं और चांसेस है कि वो आपसे पूछ सकता है, तो आज हमने प्रैक्टिस उन एरिया से करनी है। ठीक है, अच्छा देखें, एक चीज ICAP ये कर सकता है और आपसे कह सकता है कि जी मटेरियल अनसर्टेनिटी का इन द अबव सिनेरियो, मुझे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग, हमने लास्ट क्लास में बाइको भी पढ़ा, हैस्कॉल भी देखा, SSGC भी देखा, PM ने ठीक ठाक रिपोर्ट्स पढ़ी है, सही है। अगर वो ड्राफ्ट करने के लिए आपसे कहते हैं, अगर आपसे किस चीज के लिए कहते हैं, बिकॉज फॉर्म में बैठ के मैं ये थोड़ी कर रहा होता हूँ, फॉर्म में बैठ के तो असल काम ये होता है ना, मैं गोइंग कंसर्न का सेक्शन ड्राफ्ट, तो वो आपसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये चीज आपसे पूछ सकता है कि जी क्या करें मटेरियल। तो हमने कहा था अगर मटेरियल सर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन मैंने ड्राफ्ट करना है तो मुझे आइजा 570 क्या कहता है? आइजा 5 कहता है आपने 4 काम करना। काम टू दूसरा काम इवेंट्स और कंडीशंस, मटेरियल सही है, और चौथा काम आवर ओपिनियन is not modified in respect of जल्दी से आ जाए। पहला स्टेप, we draw attention, note 4 of these financial statements. We draw attention to note 4 of this financial statement. इस नोट 4 में क्या बताए गए होंगे? इवेंट्स और क्या है? इवेंट्स और कंडीशन, सब मेजर सप्लायर के साथ एग्रीमेंट टर्मिनेट हो चुका है, प्लस उसके साथ जबरदस्त उसके साथ नेगोशिएशन चल रही है, कंपनी के पास करंटली कोई ऑल्टरनेटिव सप्लायर नहीं है, प्लस कंपनी के मेजर कस्टमर ने पेनल्टी इम्पोज कर दी है, सही है। और इसके अलावा और जो बहुत एब्सोल्यूट चीजें हैं कि जी फॉर एग्जांपल कोवेनेंट्स क्या हो चुके हैं? ब्रीच हो चुके हैं। जो इवेंट्स और कंडीशन है ना, आपने सिर्फ उसकी हेडिंग्स यहाँ पे लिखनी है, ड्राफ्ट जबरदस्त एक्सप्लेन नहीं करना है आपने। एक्सप्लेन किसने किया हुआ होगा? और जल्दी जल्दी मैनेज, और उससे आप ऑलरेडी उसको रेफर, आपने सिर्फ हेडिंग्स को यहाँ पे बताना है, ऐसा कोई वर्ड ना लिखेगा इट विल एडवर्सली अफेक्ट द कैश फ्लो। सुनिएगा मेरी बात को, अगर वो सवाल कहता है आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट तो इसकी ड्राफ्टिंग अलग है, बट अगर वो आपसे कहता है मटेरियल अनसर्टेनिटी गोइंग कंसर्न का सेक्शन, इसकी ड्राफ्टिंग अलग, और इसकी ड्राफ्टिंग सिर्फ और सिर्फ आप अपनी रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो किसने एक्सप्लेन की हुई है और आप ये असेस कर चुके हैं उसका डिस्क्लोजर सही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको बोलेंगे कि रेफर कर लो वहां पे, और वहां पे क्या बताया गया होगा? वहां पे
इवेंट्स और ये इवेंट्स और कंडीशन बताई गई होंगी। तो यहां तक बात समझ आ रहा है। फिर पॉइंट 3, these events or condition along with the other matter, along with the above matters as stated in above mentioned note, cast to going concern. Our opinion is not modified in respect of this. ये मेरा गोइंग कंसर्न सेक्शन की, और आई कैप आपसे ये हरकत कर सकता है। आई कैप ने अभी तक ये हरकत नहीं करी, आई कैप आपसे ये वाली हरकत कर सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्लियर है आप लोग? अगर ऐसा सवाल आ जाए, अगर ऐसा सवाल आ जाए, सही है, तो आपका आंसर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या मतलब इसका? आपका आंसर हमेशा कांस्टेंट कैसे रहेगा? आपका आंसर हमेशा कांस्टेंट रहेगा इस वजह से, एक ही डॉक्यूमेंट लो पीछे पास करें बच्चों। शेयर कर लेना, ये पोर्टल पे अपलोड हो चुका है। आप चलिए जी, इसके पीछे पेज पे एक हेडिंग आ रही होगी, रिक्वायरमेंट और एक्सप्लेनेशन। सबको मिल चुका है? सबको मिल चुका है यार? हैंडआउट शेयर कर लो, एक एक पीछे पास कर लो। चलो पोर्टल वगैरह पे आ रहा है, जल्दी करो। सबसे पहली चीज क्या आ रही है? रेफर टू डिस्क्लोजर। दूसरी हेडिंग क्या आ रही है? इवेंट्स और कंडीशन। तीसरी हेडिंग क्या आ रही है? मटेरियल। और चौथी हेडिंग क्या आ रही है? ओपिनियन। ये आपने हेडिंग नहीं डालनी है, ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए, आयजा ने मुझे ये हेडिंग्स बताई है। We draw attention to note 1.3 of this FS which indicates that नीचे खाली आ रहा है। खाली क्यों आ रहा है? ये आपको कहां से मिलेगा? इस सवाल से मिलेगा। बाकी जो पॉइंट 3 आ रहा है, पॉइंट 4 आ रहा है, ये हमेशा as stated in note 1.3, these events or condition along with the other matter as set for the note 1.3 indicates that a material uncertainty exists that may cause significant doubt on the company's ability to continue as a, our opinion is not modified in respect of this. We draw attention to note 1.3. ये 3 पैराग्राफ will always remain same। सिर्फ एक चीज चेंज होगी, वो क्या होगी? और वो कहाँ मिली हुई होगी आपको? वो सवाल में मिलेगी। आप बाइको की देख लें, आप हैस्कोल की देख लें, आप पीआईए की देख लें, आप एससीसी की देख लें, चारों मटेरियल के सेक्शन एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है। क्या चीज चेंज हो रही है? बाइको, हैस्कोल, ये सारी चीजें पोर्टल पे अपलोड हो चुकी है। सही है। अगर आपने पोर्टल देखा हो तो अगर हम आइजा 570 स्टार्ट करें तो आइजा 570 पे आपको लेक्चर्स दिख रहे होंगे और हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको लेक्चर दिख रहा होगा। सही है। फॉर एग्जांपल अगर इवेंट्स ऑफ कंडीशन है तो उसकी हेडिंग आ रही होगी, इवेंट्स ऑफ कंडीशन की ड्राफ्टिंग है तो उसकी हेडिंग आ रही होगी, अगर हमने कोई इलस्ट्रेशन करी है उसकी ड्राफ्टिंग आ रही होगी, प्लस उन सब के हैंडआउट्स एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ है जिसके अंदर वो सारे उसके हैंडआउट्स। अगर हमने बाइको का केस स्टडी डिस्कस करा है तो बाइको की अलग वीडियो आ रही होगी पोर्टल पे, अगर आप में से किसी ने देखा हो पोर्टल तो बाइको की अलग वीडियो आ रही होगी और बाइको और हैस्कोल के नीचे ऑडिट रिपोर्ट भी आपको दिख रही होगी, ताकि आप आराम से बैठ के पोर्टल से रेफर कर सके। प्लस अगर किसी ने बैठ के पोर्टल देख रहा है या लैपटॉप देख रहा है तो वहां पे ऑडिट सॉफ्टवेयर भी आ रहा होगा। अगर आपने गोइंग कंसर्न को 10 मिनट में क्विक रिवीजन करना है, आप उस ऑडिट सॉफ्टवेयर से गोइंग कंसर्न का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो उसको इफेक्टिवली यूज करिएगा। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे मेरा एक सवाल है और आपसे सवाल है, अगर पेपर में लिखा आ जाए कि कंपनी ने पीपी को, ऑडिटर ने पीपी के ऊपर ओपिनियन को क्या कर दिया है? मॉडिफाई कर दिया है। क्या अब मैं ये लाइन लिखूंगा? अब आए थोड़ा टेक्निकल खेलते हैं ना, आ जाए। अब मैं ये लाइन लिखूंगा? मैं अभी भी ये लाइन लिखूंगा। अगर मैंने एडवर्स ओपिनियन भी दी हुई है ना, मैं तब भी ये लाइन लिखूंगा। सुने ये लाइन, अवर ओपिनियन
is not modified in respect of this matter. कौन सा matter? Going concern. Going concern is material uncertainty relating to going concern का section डालने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये FS ठीक नहीं बने हुए. ये FS गोइंग कंसर्न के एतबार से हाँ PP मॉडिफाइड है तो है मेरी बला से, इन्वेंट्री मॉडिफाइड है तो है. यहाँ तक बात समझ आ रही है? अवर ओपिनियन इज नॉट, एम्फेसिस याद है थोड़ा बहुत, तो हम एम्फेसिस में क्या लिखते थे? अवर ओपिनियन इज नॉट. वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट दिस, जहाँ पे कंपनी का एक बहुत बड़ा केस चल रहा है या सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड प्लांट में आग लग गई और ये नुकसान हो गया और इंश्योरेंस है और ये हमने एक बैठ के आप क्या लिखते हो? अवर ओपिनियन इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर. दिस मैटर कौन सा? डिस्क्लोजर वाला मैटर. के इस मैटर के ऊपर मैं अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई, हाँ ऊपर ओपिनियन अगर आप देखेंगे वो क्वालिफाइड भी हो सकती है तो एडवर्स भी हो सकती है. यहाँ तक बात समझ आ रही है? यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा क्लियर है हम सारे यहाँ पे? चलिए जी. तो अगर आए के बाप से एक चीज ये पूछ ले, क्या पूछ ले? ड्राफ्ट कर रहे हैं तो ड्राफ्ट में 3 स्टेप्स तो आसान है ना, उसमें तो सोचना ही नहीं है, वो तो आपने फौरन से. अगर आप आइजा 570 की इलस्ट्रेशन भी देखेंगे ना, आइजा 705 में भी इलस्ट्रेशन देखेंगे, वहां से आपको हेल्प मिल सकती है. वहां पे गोइंग कंसर्न का सेक्शन ऑलरेडी ड्राफ्टेड है, आपने वहां से उसकी मदद लेनी है. सिर्फ क्या चेंज करना होगा वहां से? इवेंट्स. और किताब है किसी के पास? 570 नहीं, स्टैंडर्ड. करके आना होगा, होमवर्क करके आना होगा. और सेकंड चीज, ताकि हमारे साथ के साथ चीजें कवर्ड होती रहे. क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबके भाई? आइजा 570 में अगर आप पेज नंबर 601 पे आएंगे तो आपको अपेंडिक्स दिख रहा होगा. अपेंडिक्स में इलस्ट्रेशन 1 दिख रही होगी आपको. और इलस्ट्रेशन 1 है क्या? एन ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट अ material uncertainty exists and the disclosure in the financial statement is adequate. और यहाँ पे जब आप जाके देखेंगे तो उसने मटेरियल अनसर्टेनिटी का पूरा सेक्शन डाला हुआ है. तो 3 जो स्टेप्स है आप आराम से यहाँ से कॉपी, आपको ये याद करने की भी जरूरत नहीं है. 3 स्टेप आप आराम से यहाँ से कॉपी, सिर्फ क्या सोचना पड़ेगा? सवाल से बस वो हेडिंग्स आप कॉपी करिएगा और यहाँ पे पंच कर दीजिए. डन हो गया प्यारे बच्चों? डन हो गया यहाँ पे? अच्छा जी. तो शेयर करना पड़ेगा यार, चलो साथ साथ शेयर करना पड़ेगा इसको. जिसके पास पोर्टल है, मोबाइल में पोर्टल है, तो पोर्टल से भी हैंडआउट को देख सकता है. एक सेकंड. अब्दुल रहीम, नहीं नॉर्मली अगर तूने रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें हम बुलेट वाइज नहीं बता रहे थे ना, हम एक पैराग्राफ में चीजें बता रहे हैं, पैराग्राफ में बतानी पड़ेगी. ये MS1 का सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है. सही है. और ये सवाल क्या है? ये सवाल है, I have heard that there was a significant fire at one of your client factories and wanted to make sure you knew about it. Here are the details taken from the today's newspaper. In the early hours of Saturday, 12 February, the Karachi Fire Department was called. 13 फरवरी 2018 की डेट है. सही है. और आपका ईयर एंड है, नोट करें, दिसंबर 17. I have heard that there was a significant fire at one of your clients' factories and wanted to make sure you knew about it. Here are the details taken from the today's newspaper. In the early hours of Saturday, 12 February, the Karachi Fire Department was called to tackle a large blast at the KM manufacturing facility in the Sindh Industrial and Trading Estate site, Karachi. Fire support from the 8 fire engines were tackling the fire for over 11 hours, in what was described by the fire service as the worst industrial fire we have seen in the recent years in Karachi.
Fire crews fought through the morning and the coming day to get the blaze under control. However, the factory was completely destroyed. 2 security staff who were working overnight at the factory died this morning in the local hospital as a result of smoke inhalation. Regards, Aisha. Further details provided by the Usman Khan to Ijaz Rana. I have checked the audit files, and this factory was one of the largest plants, representing 30% of the company's group's property, plant, and equipment, and they hold just over 35% of the group's inventory in this plant. Given the significance of this, I am concerned about the company's ability to maintain their level of. I have checked the audit file, and K does have an insurance policy that covers the loss of business and the fire damages. ये अब एक सवाल है, किसका सवाल है? एक एमएससी का एक अच्छा सवाल है, और इस सवाल में ये रिक्वायरमेंट क्या है? इवेल्युएट दी एंड स्टेट दी ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। 10 मिनट है प्यारे बच्चों आपके पास, आपने 10 मिनट में सवाल करना है, छेती छेती। मैं बैक टू साइड में करना थोड़ा सा यार, बहुत ही फ्री हो रहा है। सवाल में इवेंट्स और कंडीशन क्या है? हाँ जी, जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था इसमें उसमें क्या हो गया? इसमें आग लग गई, सही है। और क्या बता रही है? जो मेरी 30 to 35% इन्वेंट्री थी वो जल गई, ये लिखा हुआ है। ये रिप्रेजेंट करता है पीपी का 30 to 35%। और इसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जली कितनी की जली? 35%। ठीक हो गया जी, यहाँ तक। अच्छा, आपका ईयर एंड क्या था? आपका ईयर एंड था 31 दिसंबर 2000, और ये सारा मामला हुआ है ईयर एंड के बाद। यहाँ तक बात समझ आती है? तो मैं कहूंगा ये एक इवेंट और कंडीशन है। ये इवेंट और कंडीशन क्यों है? ये इवेंट और कंडीशन इसलिए है बिकॉज अगर आपके प्लांट में आग लग गई है तो आपके ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली एडवर्सली अफेक्ट हो चुके हैं। देखिए, इंश्योरेंस वाला पैसा देगा, नया प्लांट लगाऊंगा, यहाँ तक बात समझ आती है? सेकंड चीज, आपकी जो इन्वेंट्री जल गई ना, तो आप मतलब ना मैं प्लांट प्रोड्यूस, ना मेरा प्लांट है जिससे मैं प्रोड्यूस कर सकूं, ना मेरे पास अब इन्वेंट्री बची है कि मैं अपने अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स को कंप्लीट करता हूं। इट मींस इट विल एडवर्सली अफेक्ट्स माय ऑपरेशंस, कैश फ्लोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तो ये हमारे पास इवेंट कंडीशन है, और इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। मैं इंश्योरेंस वाले के साथ करस्पॉन्डेंस देख लूंगा, ठीक है। मैं इंश्योरेंस एग्रीमेंट पहले देखूंगा कि एग्रीमेंट में वाकई में कवर्ड है, फिर मैं इंश्योरेंस वाले के साथ करस्पॉन्डेंस फाइल को इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं ये असेस करूंगा कि किसी कस्टमर वगैरह ने तो मेरे ऊपर कोई केस वगैरह तो फाइल नहीं कर दिया, सही है। अच्छा, इन सारे प्रोसेस में आप जो सवाल कराने का मकसद है, एक मकसद क्या है जो चांसेस है कि सीएफए में पूछ सकता है वो, देखिए आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 31 दिसंबर 2017, और आपके पास आ रहा होगा पीपी, आपके पास आ रहा होगा इन्वेंट्री, और आपके पास एक फॉर एग्जांपल जर्नल। सेकंड इवेंट में ये कौन सा इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इसका मतलब ये है पीपी में इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है।
इन्वेंट्री को राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्लोज हो जाएगा। सही है। तो एक तरफ सुनिएगा, ये बड़ी गहरी बात है। एक तरफ तो आपका माइंड, आपका आपका IS-10 आपको ये बोल रहा होगा ये कौन सा इवेंट है, नॉन। जहां आपका माइंड ये पिक कर रहा होगा ना कि नॉन स्टैटिक इवेंट है, तो मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि इन चीजों को आप कहाँ कंसीडर नहीं कर रहे होंगे, इन चीजों को आप इवेंट्स और कंडीशन में कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। यहाँ आपका दिमाग काम करना रुक जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, सुनिएगा। ये सारे कौन से इवेंट है, आग लगना नॉन स्टैटिक इवेंट है। सही है। तो इट मींस पीपी में इंपेयरमेंट नहीं होगी, इन्वेंट्री में इंपेयरमेंट नहीं होगी, प्रोविजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इन तीनों चीजों को गौर से देखूं तो ये तीनों के तीनों मेरे क्या है, कंडीशन। तो नॉन एडजस्टिंग होना एक अलग बात है, और क्या ये इवेंट और कंडीशन है, ये अलग बात है। अच्छा, एक और चीज सुने, IS-10 कैटेगोरिकली आपसे कहता है, कैटेगोरिकली कहता है, क्या कहता है, गोइंग कंसर्न के केस में IS-10 एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, अगर मेरा ईयर एंड दिसंबर है, ठीक है, और जनवरी में मैं डिसाइड करता हूं कि मैं कंपनी बंद करने जा रहा हूं, और इसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब भी एफएस एडजस्ट होंगे, और एफएस किस बेसिस पे बनेंगे, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। IS-10 गोइंग कंसर्न को क्या करता है, क्या वो एग्जाम कहता है IS-10 की रिक्वायरमेंट किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, गोइंग कंसर्न के ऊपर अप्लाई। क्यों गोइंग कंसर्न के ऊपर, कॉमन सेंस है कि जब मैं एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनने, मेरे ऑल्टरनेटिव बेसिस पे बनना है, तो मैं डिस्क्लोजर क्या दूं इसका यार, मैं तो मतलब मुझे तो एडजस्ट करने पड़ेंगे अपने एफएस को। तो ये कौन सी एग्जाम, ये कौन सा होगा, ये हमें ये एडजस्टिंग इवेंट ही आप तस्वीर करेंगे, और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप एडजस्ट, ऑल्दो IS-10 की कंडीशन पूरी नहीं हो रही, कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबके। मैं आपसे जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ICAP आपको इस तरीके से डॉज करे, किस तरीके से, सब्सिक्वेंट टू दी, तो आप बोलो इन्वेंट्री पे तो इंपेयरमेंट नहीं होगी, सही बात है, नहीं होगी। पीपी तो राइट ऑफ नहीं होगा, बिल्कुल सही बात नहीं होगा। प्रोविजन तो मुझे रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन ये तीनों चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, अकाउंटिंग सही है, लेकिन ये तीनों आपके हैं क्या, ये तीनों आपके इवेंट्स और कंडीशन है, जो कि गोइंग कंसर्न पे एक मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है, क्या यहाँ तक बात समझ आती है। तो अगर ICAP आपसे ये हरकत कर ले, तो प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग सही है IS-10, बट IS-10 खुद कहता है गोइंग कंसर्न पे एप्लीकेबल, तो आपने इन चीजों को गोइंग कंसर्न के एस्पेक्ट से जरूर देखना होगा। सही है। गोइंग कंसर्न का एस्पेक्ट क्या होगा, गोइंग कंसर्न का एस्पेक्ट होगा कि ये इवेंट कंडीशन ट्रिगर कर चुकी है, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है। अकाउंटिंग बात की बात है, द पॉइंट इज आपके पास इन्वेंट्री नहीं है। सुनिएगा मेरी बात को, 2 वर्कर्स जल गए, ये बात की बात है कि प्रोविजन होगा कि नहीं, द पॉइंट इज आपका वर्कर काम करने को तैयार नहीं होगा आपके लिए। ये द पॉसिबिलिटी कि कोई रेगुलेटर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर देगा, आपके ऊपर आपका लाइसेंस टर्मिनेट कर देगा। समझ आ रही है। तो ये अकाउंटिंग के एस्पेक्ट से ना देखिएगा इस सवाल को, आपने किस एस्पेक्ट से देखना है, आपने कमर्शियल बिजनेस टर्म्स के एस्पेक्ट से देखना है कि मेरे पास नहीं है इन्वेंट्री। भाई इन्वेंट्री है क्या, मेरे पास बेचने के लिए इन्वेंट्री है, इररिस्पेक्टिव NRV पे हो के कॉस्ट पे हो, बात की बात है, क्या इन्वेंट्री है। जब इन्वेंट्री नहीं है आपके पास, आप बिजनेस कैसे करोगे यार। क्या प्लांट है आपके आज की तारीख में, क्या आपके पास प्लांट है, ये तो बात की बात है कि पीपी पे इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है कि नहीं करनी, बट क्या प्लांट है आपके पास। प्लांट, जब आपके पास प्लांट ही नहीं तो क्या आप अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हो, आप अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू, जब आप अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप इन्वेंट्री नहीं बेच सकते, आपका कस्टमर आपसे नाराज हो जाएगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, बैंक को क्या कर चुके होगे आप डिफॉल्ट कर चुके हो। दीज आर द इवेंट्स और condition which may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a management। क्या करेगी मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की, क्योंकि इवेंट्स और कंडीशन ट्रिगर, जहां मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी, वो चीज कंक्लूड करेगी कि क्या गोइंग कंसर्न बेसिस या तो अप्रोप्रिएट होगी प्यारे बच्चों, या गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट। अगर तो मैनेजमेंट ये कंक्लूड करती है कि गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है, एफएस अभी भी किस बेसिस पे बनेंगे, ऑल्दो IS-10 के हिसाब से कौन सा इवेंट है,
नॉन रेस्टिंग पेमेंट का मतलब डिस्क्लोजर देना है, नहीं डिस्क्लोजर नहीं देना। एफएस ऑल्टरनेटिव बेसिस से बनेंगे आप। दो साहब क्लियर है। और अगर मैनेजमेंट कहती है गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, लेकिन मटेरियल इंस्टेंट पता नहीं लेबर स्ट्राइक पे जाएगी नहीं जाएगी, स्ट्राइक पे चलेगी तो नेगोशिएशन होगी नहीं होगी, इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा मिल गया तो प्लांट वापस से लगेगा नहीं लगेगा, कस्टमर मेरे से नाराज रहेगा नहीं रहेगा, सारी की सारी क्या है, सारी की सारी मटेरियल, जहां मटेरियल इंस्टेंट एग्जिस्ट करती है मैनेजमेंट उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज करती है। तो अब आप कौन सी ओपिनियन देंगे, अनक्वालिफाइड ओपिनियन और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू। जो IS 10 ने कहा है ना कि गोइंग कंसर्न पे अप्लाई, ये इस केस के लिए है, बिकॉज इस केस में तो अकाउंटिंग IS 10 के हिसाब से तो हो रही है। ऐसे कहते हैं नॉन रेस्टिंग है, क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज तो होगा। IS 10 वाली जो बात करता है वो किसके लिए करता है कि अगर सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड कंपनी ये डिसाइड करे, क्या डिसाइड करे कि मैंने बंद करनी है और ईयर एंड पे इसकी कंडीशन एग्जिस्ट, तो IS 10 के हिसाब से नॉन रेस्टिंग पेमेंट है। लेकिन अब IS 1 कहता है नहीं भाई, एफएस कौन से बेसिस पे बनाने हैं, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे ही बनाने हैं, रिस्पेक्टिव कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। यहाँ तक बात आपको समझ आती है प्यारे बच्चों। तो हमारे पास ये एक अच्छा सिनेरियो था, और ये सिनेरियो की खास बात क्या थी, यहाँ पे आपकी IS 10 है ना, आपके सोचने की सलाहियत को कम करेगा। क्यों कम करेगा, आपको कोई नॉन रेस्टिंग इवेंट है तो कुछ एडजस्ट नहीं होगा, कुछ एडजस्ट नहीं होगा, कुछ एडजस्ट नहीं होगा, और आप भूल लोगे कि एडजस्टिंग नॉन रेस्टिंग तो बात की बात है, ये इवेंट और कंडीशंस तो है। तो ये MSA में इस तरीके से साइकोलॉजिकली आपके साथ खेलते हैं, सही है। तो ये इवेंट और कंडीशन तो है, पीपी की अकाउंटिंग बात की बात है, द पॉइंट इज पीपी नहीं है मेरे पास, इन्वेंट्री को इम्पेयर करना है नहीं करना है ये बात की बात है। द पॉइंट इज आज की तारीख में मेरे पास इन्वेंट्री बेचने के लिए नहीं है, आज की तारीख में मेरे पास लेबर नहीं होंगे, स्ट्राइक पे चले गए होंगे, कोई केस फाइल कर दिया होगा। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है। तो मैं इन चीजों को इस तरीके से असेस, सवाल कराने का पर्पस क्या था कि यार अगर आके आपके साथ ये हरकत करे ना प्यारे बच्चों तो हमें पता हो, और इससे हम सवाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी और प्रैक्टिस होती रहेगी। डन हो गया यहाँ पे। अच्छा ब्रेक, हमारी क्लास कब तक है, 4:30 तक है, हम 4 बजे ऑफ कर देंगे बस। हम ब्रेक लें, 15-20 मिनट आपके से आए हो, 15-20 मिनट मेरे से आए हो, इससे अच्छा हम ठीक 4:25 में क्लास ऑफ कर देंगे। अच्छा चले 20-25 मिनट थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेते हैं। अब उन एरियाज के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिसके ऊपर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज, ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये होता क्या है, जी जब एक अनसर्टेनिटीज का ये मतलब नहीं है कि उसके इवेंट्स और कंडीशन मल्टीपल हो। आपको PIA में 1000 इवेंट और कंडीशन दिखेंगे, लेकिन FS किस बेसिस से बनते हैं, गोइंग कंसर्न बेसिस पे, और मटेरियल अनसर्टेनिटी का एक डिस्क्लोजर जाता है, सही है। SAGC में आप देखेंगे आपको 10,000 इवेंट्स और कंडीशन दिखेंगे, ठीक है, लेकिन FS किस बेसिस से बनते हैं, आप हैस्कॉल को देख लें, आप क्या कहते हैं बाइको को एक जमाने में देख लें, तो उनके FS गोइंग मल्टीपल अनसर्टेनिटीज, बहुत सारे इवेंट्स और कंडीशन थे। मल्टीपल अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीपल अनसर्टेनिटी कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसी कंपनी है कि आप उसमें एज एन, सुनिएगा, उसमें मैनेजमेंट कह रही है कि मैं FS गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाऊंगी, और IS 1 के हिसाब से गोइंग कंसर्न बेसिस बिल्कुल सही है, बिकॉज मैनेजमेंट की इंटेंशन लिक्विडेट करने की, सुनिएगा मेरी बात को, IFRS आइजा मैनेजमेंट कहती है मेरी इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रही हूँ किस बेसिस पे, ये इवेंट्स और कंडीशन है, ये मेरे प्लान्स हैं। और जब आप मैनेजमेंट के प्लान्स को देखते हो ना, तो आप कहते हो यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कंपनी कैसे चलाओगे एज एन ऑडिटर मेरे। अच्छा
और मैं प्रोसीजर सारे परफॉर्म कर रहा हूँ, और प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद मैं ये प्ली ले रहा हूँ एज एन ऑडिटर, मैं ये प्ली ले रहा हूँ इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस, ये ऐसा में लिखा हुआ है इन एक्सट्रीमली, एज एन ऑडिटर मैं ये प्ली ले रहा हूँ कि एज एन ऑडिटर ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने के बावजूद आई एम अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, कि क्या मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न एजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं। मैं मैनेजमेंट के काम को चैलेंज नहीं कर रहा, एज एन ऑडिटर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास कोई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं जिससे मैं ये कंक्लूड कर सकूं कि गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है या गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है। आइजा कहता है अगर इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में अगर आप इस पोजीशन पे आके खड़े हो जाएं, आपने डिस्क्लेमर देना है, आपने क्या देना है, और आपने, और डिस्क्लेमर इस वजह से नहीं दे रहे कि मैनेजमेंट ने कोई स्कोप लिमिटेशन आपके ऊपर इंपोज की है। भाई इतना जजमेंटल एरिया है कि मुझे प्रोसीजर परफॉर्म करके मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे ये रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल पा रही कि जो मैनेजमेंट की असेसमेंट है या जो मैनेजमेंट की असम्पशन है क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। आइजा कहते हैं रादर देन कि तुम मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन डालो, तुम एज एन ऑडिटर डिस्क्लेम कर दो। डिस्क्लेम किस बेसिस पे करो कि भाई एज एन ऑडिटर मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, मैं इसके एक एग्जांपल अक्सर देता हूं, ये सुनिएगा। चलो एक सेकंड में माइक बंद कर रहा हूं। क्या है पीएसएमएल का एक है कौन, सप्लायर, और स्टील मिल को गैस कौन सप्लाई, उसके प्लांट के लिए गैस कौन सप्लाई करता है, एसएचजीसी। स्टील मिल को चलाता कौन है, इतनी बड़ी फैक्ट्री अगर है तो लेबर्स। पैसा कहां से आता है, सही है, और फिर जाहिर सी बात है कोई ना कोई रॉ मटेरियल भी कोई होगा जो कि सप्लाई कर रहा होगा। एसएसजीसी के 80,000 रुपए पे करने इनको, पे करना है स्टील को, लेबर को लेट से 50,000 रुपए करना है। बैंक्स में नेशनल बैंक, हबीब बैंक, यूबीएल, इन सबको कोई 100 रुपए करना है रॉ मटेरियल के अगेंस्ट लेट से। ये फैक्ट्स है ना कंपनी के, सही है, बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। कितने साल हो गए हमारा, हम बंद पड़ा हुआ है। मैनेजमेंट से हम पूछते हैं भाई प्लान क्या है, भाई कंपनी चलानी है, लॉसेस चल सकती है, कैश के बगैर नहीं चल सकती। कैश दिखाओ, कैश है, हाँ है, कितने, 20 अरब रुपए। कौन देगा, गवर्नमेंट का बेल आउट पैकेज आएगा, सुना होगा आपने, सही है, गवर्नमेंट का बेल आउट पैकेज आएगा, उस समय कितने रुपए मिल जाएंगे, 20 रुपए। तो हम तो वेट कर रहे हैं, और हमारी इंटेंशन तो लिक्विडेट करने की, हम 20 अरब का वेट कर रहे हैं। अच्छा 20 अरब आ गए, किसको दोगे, एसएचजीसी को, गैस एसएचजीसी को दोगे 20 अरब, तो एसएचजी आपको गैस सप्लाई करना चले स्टार्ट कर देगा। जब गैस सप्लाई करना स्टार्ट करेगा तो लेबर के तो आप प्रोविडेंट फंड के पैसे खा के बैठे हो, प्रोविडेंट फंड में पेंशन के पैसे खा के बैठे हो। लेकिन होता क्या है भाई, अगर 100 रुपए मेरी सैलरी है तो उसका कोई सर्टेन परसेंटेज कटता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, सैलरी में से वो जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया 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 वो दिखा दे, सही है। मैंने कहा भाई गैस आ गई, लेबर तो नहीं है, और ना ही आपके पास रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के पैसे कैसे आएंगे, वो तो हम बैंक से लोन ले लेंगे। तो बैंक से लोन कैसे लोगे, हम सोच रहे हैं 20 में से 10 अरब इसको दे दे,
अगेन वही मसला, बैंक से पैसा आ भी जाएगा, बैंक को कुछ आप रिपे कर भी दोगे तो लेबर कैसे आएगी उससे? सही है। फिर गैस की पेमेंट जो अगले महीने की आ रही है उसको पेमेंट कैसे कर रहे हो? क्या मैनेजमेंट का प्लान है? मैनेजमेंट के इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है, बट इतनी मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है कि एज एन ऑडिटर मैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा कि मैनेजमेंट की एजम्पशन अप्रोप्रिएट, तो रादर देन कि मैं ये बोलूं कि गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है और कंपनी एक साल चल जाए, मैं गया फिर। अगर मैं ये बोल दूं गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है तो मैं एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूं। इसका मतलब है मैं कौन सी ओपिनियन दे रहा हूं और कंपनी 1-1.5 साल चल जाए। फिर आपके ऊपर सवाल क्या है, आपने किस बेसिस पे कहा था? इसमें कहता है कि भाई आपने एडवर्स वगैरह नहीं देना, आपने क्वालिफाई नहीं करना, आप तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर ही नहीं पा रहे कि कंपनी की एजम्पशन अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो इन अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाए प्यारे बच्चों, तो आपने क्या देना है फिर? और कोई स्कोप लिमिटेशन मैनेजमेंट ने आपके ऊपर, और खुद आयजा कहता है पैराग्राफ में, इन एन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस, मतलब ये वो सिचुएशन जो आपको कॉमनली नहीं दिखेगी। 100 कंपनी में गोइंग कंसर्न के मसले होंगे तो शायद इक्का दुक्का में ऐसा मसला आ जाए, जो हमारे हमारे मुल्क में आपको पता है कौन सा। हैस्कॉल में ये मसला नहीं था, बाइको में नहीं था, एससीजीसी में नहीं था, पीआईए में नहीं था। ये कहाँ पे मसला आया हमारे पास? ये स्टील मिल में मसला आया, बिकॉज प्लान जो मैनेजमेंट के पास थे, प्लान ऐसे थे कि उससे आपको कहीं से लग नहीं रहा था कि गोइंग आप एज एन ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे थे कि गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है भी या गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है। इन दैट केस प्यारे बच्चों आप कौन सा ओपिनियन दोगे? डिस्क्लेमर। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? डन हो गया भाई? यहाँ पे इसको नोट करना है, नोट कर लें। इसमें है क्या पता है, पीआईए गवर्नमेंट नहीं चाह रही बंद करना। और एक चीज समझने की कोशिश करें, पीआई जैसे इदारे में जो पैसा फंसा हुआ है ना, देखिए पीआई को 2 चीजें चाहिए, 3 चीजें चाहिए। एक जहाज चाहिए, सही है, पायलट तो बहुत है हमारे पास। तो एक अदद जहाज चाहिए, एक अदद पेट्रोल चाहिए और एक अदद पैसा चाहिए। 3 चीजें चाहिए, सही है। अगर अगर यही जैसी है तो नहीं चाहिए। तो एक अदद आपके पास आपको जहाज चाहिए, सही है। अब आपको पता है पैसा कहां से मिलेगा? बैंक से, लेकिन बैंक को तो डिफॉल्ट करके बैठा हूं। बैंक कौन से? पाकिस्तान के बैंक है, नेशनल बैंक से लोन लिया हुआ है, हबीब बैंक से लोन लिया हुआ है, तो वो तो टेक्निकली फाइनेंसिंग करी किसने? और वो कल को बोलेगी कि भाई ये 4 एयरक्राफ्ट और चाहिए और ये चीजें चाहिए, तो पीआईए इन्वॉल्व नहीं हो रही होगी, ये गवर्नमेंट नेशनल बैंक को बोल रही होगी कि जी आप इसको, इस प्लांट को या इस प्लेन को आप खरीदे। तो फाइनेंसिंग का मसला नहीं है। पेट्रोल कहां से चाहिए? पीएसओबी, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे तभी पीआईए में हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, प्लस पीआईए में आपको एक सपोर्ट लेटर मिलता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर आपको मिलता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट होता है कि हम इस कंपनी को चलाएंगे। जब इतनी बड़ी गवर्नमेंट बॉडी आपसे कह रही है कि हम इस कंपनी को चलाएंगे, तो फिर आप ये नहीं कह सकते आप क्या मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट चाहिए, सही है। बिकॉज जिसकी कंपनी आपको देख के लिख के दे रहा है कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा। यहाँ तक बात समझ आती है भाई? यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा, एक चीज पेपर में सवाल भी आया है, हम सवाल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपके सामने अभी एक सिनेरियो बना रहा हूँ। ये एक बड़ा जबरदस्त सिनेरियो है, और आप जितने भी कंपनीज का ऑडिट करते हैं ना, एक चीज आ जाती है, क्या आ जाती है? बॉडी हो या वो होल्डिंग कंपनी हो, होता क्या है? होता इस तरीके से, आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, सही है। इसकी एक प्यारे बच्चों क्या है? इसकी होल्डिंग कंपनी है। लेट से पीडब्ल्यूसी ऑडिट कर रहा है इस सब्सिडी का। पीडब्ल्यूसी सब्सिडी को ऑडिट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन से इश्यूज आ गए? यहाँ पे इश्यूज आ गए
गोइंग कंसर्न के। और जहां यहाँ पे इश्यूज आ गए किस चीज के, गोइंग कंसर्न के, तो ये फौरन से किसके पास जाती है, अपने डैडी के पास जाती है। डैडी क्या कहता है कि मैं इस कंपनी को, बस होल्डिंग कंपनी है ना, शेयर इसी के पास है, तो ये क्या कहती है, मैं इस कंपनी को सपोर्ट करूंगा। ये एक सिनेरियो है, डन हो गया, ये एक सिनेरियो। 5 मिनट है आपके पास, मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स बता। इवेंटो कंडीशन नहीं, वो तो इवेंटो कंडीशन था तभी तो लेटर मांग रहा हूँ। 5 मिनट है, क्या किस चीज का, ऑडिट प्रोसीजर्स। मुझे बताएं इन सिनेरियो में आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, छेती छेती 5 मिनट। सवाल ये है कि आप ऑडिट कर रहे हैं कंपनी का, उस कंपनी में गोइंग कंसर्न के मसले हुए, कंपनी ने कहा कि मेरी होल्डिंग कंपनी मुझे सपोर्ट करेगी, मेरी होल्डिंग कंपनी मुझे सपोर्ट करेगी। बताएं इन द अबव सिनेरियो आप क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। साइन किया हुआ है फाइनेंस मैनेजर ने, बीओटी की अप्रूवल दिखाओ, बीओटी की, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये अप्रूव किया है कि हम अपनी सब्सिडरी को सपोर्ट। ये चपरासी के लेटर के बेसिस पे मैं थोड़ी यार अपनी रिपोर्ट इशू कर दूंगा, सही है। तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक हो गया भाई, यहाँ तक ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया, जहां आपके पास लेटर आ गया ना, अब मैनेजमेंट आपसे कहेगी मुझे अकाउंट्स, आप कहोगे नहीं, क्यों। अब आप बोलोगे इस लेटर से मुझे इसके इंटेंशन का पता चल गया है कि इसकी इंटेंशन है मुझे सपोर्ट करने की। मुझे अब ये देखना है कि क्या इसकी कैपेसिटी भी है, वो उसके एफएस देके पता, वो तो खुद गोइंग कंसर्न है। आप समझ रहे हो, वो तो खुद गोइंग कंसर्न है, उसको तो खुद लॉसेस है। तो आपने क्या करना होगा, आपने उसकी कैपेसिटी या फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसके ऑडिटेड देख लें, अगर कोई है तो उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाएं। और अगर उसकी नियत है तो भाई ड्यूरिंग द ईयर, हाँ जी ड्यूरिंग द ईयर क्या उसने आपको सपोर्ट किया है, सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड, हाँ जी क्या उसने आपको सपोर्ट किया है, आप नहीं चेक करेंगे। समझ आती है प्यारे बच्चों। भाई लेटर आपने दिया, आपने कहा भाई 3 महीने हो गए ना, 3 महीने तक ऑडिट चल रहा है, 3 महीने में क्या आपकी होल्डिंग कंपनी ने आपको सपोर्ट किया, आप ये चीजें देखेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो मैं इस तरीके से प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आईकेएफ आपसे इस तरीके से सवाल पूछे। अब जो कर लिया C5 में वो कर लिया, अब सही है, और जो कैफ में पढ़कर आ चुके वो पढ़ लिया। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आईकेएफ इतना बड़ा बड़ा लिखे ओपन बुक पॉलिसी, सही है, और सवाल आपसे किस तरह का बना रहा हो, और यहाँ कोई किताब आपको हेल्प नहीं कर रही होगी, यहाँ आपने सोचना होगा, और वो लेक्चर से इंशाल्लाह हम अपनी सोचने की सलाहियत को बढ़ाएंगे। जिनके पास किताब है वो पेज नंबर 153 पे आ जाए। मुझे मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ और इसका समझाने का एक पर्पज है। पेज नंबर 153, सब आ गए पेज नंबर 153 में, सब आ चुके हैं। Below are the examples of the types of management plan and the corresponding audit procedures that may be performed by the auditor when evaluating the management. पहला प्लान क्या आ रहा है, मैनेजमेंट में प्लान टू डिस्पोज ऑफ एसेट और बिजनेस। मैनेजमेंट के पास कैश फ्लो का मसला है, यूनिलीवर ने कहा ठीक है मैं अपने लिप्टन वाला सेगमेंट बेच रहा हूँ। इस तरह कंपनी भी तो ये कह सकते हैं कि जी मैं अपना फला सेगमेंट बेच रहा हूं, मेरे पास कैश आ जाएगा। अब आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, सुनिएगा बच्चों। दूसरा, मैनेजमेंट में प्लान टू बोरो मनी और रिस्ट्रक्चर द एग्जिस्टिंग फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। आगे बढ़े, मैनेजमेंट प्लान में इंक्लूड रिडक्शन और डिले ऑफ एक्सपेंडिचर। मैनेजमेंट आपसे बोले कि मेरा प्लान है कि मैं अपने एक्सपेंसेस को क्या कर दूंगी ओवर द टाइम, टीआईए में यही आता है, एसएसजीसी में यही आता है कि भाई हम अपने एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मैनेजमेंट में प्लान टू रेज एडिशनल, अब सोचे एक लाइन का सवाल पेपर में आ जाए कि जी गोइंग कंसर्न का मसला है, मैनेजमेंट का प्लान है कि वो शेयर कैपिटल इशू कराएगी। बताएं जी आप क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, समझ आ रही है। मैनेजमेंट में प्लान टू ऑब्टेन द सपोर्ट फ्रॉम द
होल्डिंग कंपनी और अदर थर्ड पार्टीज। अब इस केस में आपके क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, ये एक सिनेरियो हमारे पास। प्लान ऑफ द मैनेजमेंट में इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रेवेन्यू ग्रोथ और इंक्रीज इन जीपी मार्जिन, और इसके अलावा कोई भी, आप समझ रहे हैं ये जो प्रोसीजर्स लिखे गए ना यहाँ पे, ये आईकैप ने गोइंग कंसर्न के ऊपर एक गाइड इशू करी थी जब गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड रिवाइज हो गया, तो आईकैप ने बड़ी जबरदस्त गाइड इशू करी थी। ये 3 पेज आईकैप गाइड से मैंने लिया, और इसमें आईकैप ने क्या करा था, 5-6 सिनेरियोस के ऊपर हमें गाइड किया था कि जी एज अ प्रैक्टिशनर आप ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। लेकिन देखें ये एरिया है क्या, ये एरिया प्योरली किस चीज का है, ऑडिट प्रोसीजर्स का। और हमने अभी ये ऑडिट प्रोसीजर्स गोइंग कंसर्न के तो पढ़ लिए हैं, लेकिन हमने वैसे इन जनरल अभी तक ऑडिट प्रोसीजर नहीं पढ़े। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो जब हम आगे जाके क्या पढ़ रहे होंगे, ऑडिट प्रोसीजर, जब हम सेल्स के प्रोसेस पढ़ रहे होंगे, जब हम शेयर बेस्ड पेमेंट के प्रोसेस पढ़ रहे होंगे, जब हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के प्रोसेस पढ़ रहे होंगे, फिर साथ में हम कौन से प्रोसेस को डिस्कस कर रहे होंगे, फिर हम गोइंग। तो हमारा गोइंग कंसर्न प्यारे बच्चों खत्म नहीं हुआ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? हमारा गोइंग कंसर्न खत्म नहीं हुआ। और कॉमन सेंस है, सुनिएगा मेरी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपसे तभी कहता हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं आयजा, हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, हमारी कल की क्लास के एजेंडा क्या सुनना है आयजा 315। ऑडिट रिस्क का जो सवाल आप देखेंगे ना कल, उसके अंदर क्या छुपा हुआ होगा, गोइंग कंसर्न को रिस्क की लैंग्वेज में ड्राफ्ट करना होगा। अब इस तरीके से ड्राफ्टिंग नहीं होगी, विच विल एडवर्सली अफेक्ट, उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीटली चेंज होगी। तो मेरा कल गोइंग कंसर्न टेक्निकली तो मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन गोइंग कंसर्न आपका खत्म, वो आगे जाके फिर हम बाद में क्या पढ़ रहे होंगे, बाद में सब्सटेंटिव, जब सब्सटेंटिव प्रोसेस पढ़ रहे होंगे तो हमारे पास वापस से इन सवालों में भी क्या ट्रिगर कर रहा होगा प्यारे बच्चों, गोइंग कंसर्न ट्रिगर कर रहा होगा। हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और क्या पढ़ रहे होंगे फिर इंशाल्लाह, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस पढ़ रहे होंगे। जब हम रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी हमारे पास क्या ट्रिगर कर रहा होगा, गोइंग कंसर्न ट्रिगर कर रहा होगा। क्या यहाँ तक आपके बात समझ आती है? तो टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ, टॉपिक आइजा 570 के एतबार से खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी लिंकिंग जो ऑडिट रिस्क के साथ है, ऑडिट प्रोसीजर के साथ है और रिपोर्टिंग के साथ है, ये हमारा साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते रहेंगे हमारा चलता रहेगा। कल की क्लास हमारी है कौन सी, ऑडिट। ऑडिट रिस्क पे हर अटेम्प्ट में 20 से 25 नंबर का सवाल आता है, मैंडेटरी सवाल है, सही है। क्लास मिस ना करेंगे, पहली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहां पे हम ड्राफ्टिंग टेक्निक्स को समझ लेंगे, सही है। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं ऑडिट रिस्क। अपना ख्याल रखिएगा, चलो खुदा हाफिज़।